चलिए प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का क्लास 9th का भूगोल है आप लोग का चैप्टर 12 सामान्य आपदाएं निवारण एवं नियंत्रण। बहुत बढ़िया चैप्टर है जानकारी के लिए, तो अच्छे से आप लोग देखिएगा। देखिए सबसे पहले कहता है सामान्य आपदाओं को दो वर्गों में रखा जा सकता है। मतलब जो नॉर्मल आपदाएं हैं उसको दो वर्ग में रखा जाता है, एक लघु स्तरीय एक बृहद स्तरीय। मतलब एक छोटे समय के लिए आपदा होती है, एक बड़े समय के लिए होती है। तो दोनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लघु स्तरीय आपदाएं। तो देखिए लघु स्तरीय आपदाएं मुख्यतः आपके खान पान से रिलेटिव है और जीवन शैली को स्वस्थ रूप से संचालित ना करने पर उत्पन्न होते हैं। मतलब आपका जैसे मान लीजिए आप खाना नहीं खाए पूरे दिन, या आपने एक दिन खूब ज्यादा लिट्टी समोसा खा लिया, अगले दिन पेट खराब हो गया, ये लघु हुआ। मतलब कुछ देर का, जैसे बुखार लगना कुछ देर का, तो ये लघु आपदा में ये सब आती है बातें। ठीक है, जैसे हम देखिए इसके अंतर्गत कुपाचन आपका हो गया, के दस्त यानी उल्टी होना के दस्त होता है, हैजा हो गया, फ्लैग हो गया, कालाजार, मलेरिया तथा तीव्र ज्वार जैसी संक्रामक अथवा महामारी लाने वाली बीमारियां हो सकती हैं अथवा महामारी लाने वाली बीमारियां हो सकती है। काला ज्वार और तीव्र ज्वार लगभग एक प्रकार की आपदा है। ये काला ज्वार और तीव्र ज्वार जो है ये दोनों एक प्रकार की जैसे आपदा। काला ज्वार और तीव्र ज्वार की स्थिति में मरीज को जबरदस्त कपकपी होती है। अगर आपको काला ज्वार या तीव्र ज्वार मतलब ज्यादा ज्वार हो जाता है, यानी ज्वार मतलब फीवर, तो आपको इसमें क्या लगेगी, जबरदस्त कपकपी यानी ठंडापन महसूस होगा। और ये होता कैसे है, गंदा भोजन तथा गंदे जल के वातावरण में रहने से ये दोनों बीमारियां तेजी से फैलती है। यानी आपके भोजन और खान पान, सीधा समझिए खान पान जिसका जितना बढ़िया होगा वो उतना स्वस्थ रहेगा। खान पान में कमी होगी तो बीमारी आना शुरू होगी। ठीक है, काला जार में लंबी अवधि तक तीव्र ज्वार का प्रभाव रहता है। काला जार में लंबे समय के लिए आपको फीवर रहेगा, ज्यादा तेज फीवर रहता है इसमें। यह विषैले जीवाणु से उत्पन्न होता है। किससे होता है, विषैले जीवाणु से उत्पन्न होता है। इसका भी मूल कारण स्वस्थ खान पान का ना होना। ठीक है, इस ज्वर से मनुष्य का मस्तिष्क भी प्रभावित होता है, यानी क्योंकि इतना ज्यादा फीवर होगा, माइंड इतना ज्यादा डिस्टर्ब होगा और माथा में जब ही दर्द होगा तो भैया आपका मस्तिष्क संतुलन थोड़ा सा खराब हो जाता है, मतलब दिमाग में भी असर कर जाता है। वही कह रहा है मस्तिष्क भी इससे प्रभावित होता है। चलिए आगे बात करते हैं ब नंबर यानी बृहद स्तरीय आपदाएं यानी बड़ी आपदाओं के बारे में। तो देखिए बृहद स्तरीय आपदाएं के अंतर्गत परिवहन से संबंधित दुर्घटनाएं, अगलगी, सांप्रदायिक दंगे और आतंकवादी हमले को रखा गया, बड़े बड़े मसले को। ठीक है, तो ये हो गए आपका बृहद स्तरीय आपदा। आगे बात करते हैं इसी में पॉइंटों के कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले सड़क दुर्घटना एवं प्रबंध, यानी सड़क दुर्घटना तो आप लोग जानते हैं सबसे ज्यादा अगर दुर्घटना है तो सड़क की दुर्घटना देखने को मिलती है, पर इसका प्रबंध भी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए सड़क मार्ग से जुड़ी हुई आपदाओं में यदि कोई बस दुर्घटना घटित होती है तो बड़ी संख्या में लोग मृत्यु और घायल होते हैं। अगर बस में ये आपदा आ गई या दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया बस का, तो इसमें ज्यादा क्षति है क्योंकि बहुत लोग मर जाते हैं और कुछ लोग घायल हो जाते हैं। यह दुर्घटना, इससे भी बड़ी दुर्घटना आपको पता किसके साथ होती है, रेल परिवहन के साथ। क्योंकि रेल में तो मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, बस में तो ज्यादा 40 से 50 या खूब ज्यादा होंगे 100, पर रेल में तो भाई हजारों की संख्या में भीड़ होती है, तो उसमें और ज्यादा क्षति। पर नॉर्मल में अगर बात करें तो बस बहुत बृहद में आ जाती है, बस में भी, है ना। यह दुर्घटनाएं कभी कभी पहाड़ियों क्षेत्रों में भयंकर आपदा का रूप ले लेती है। ये ज्यादातर देखा जाता है पहाड़ी क्षेत्र में, गोल घुमाव चट्टान होते हैं, वहां से उतरते हुए जिस जगह बस दुर्घटनाग्रस्त होती है वहां आवश्यक नहीं कि प्रशासनिक प्रबंधन हो, या ऐसी स्थिति में आसपास के गांव के लोग मिलकर प्रबंधन करें। मतलब ये वहां पे नहीं है कि भैया अगर बस वहां चल रही है तो वहां प्रशासनिक यानी पुलिस वगैरह लोग वगैरह का व्यवस्था हो, तो वहां पे कम से कम प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए, पुलिस, और साथ ही साथ फर्स्ट एड वाला जो भी है सामान, यानी लोगों को रहने बैठने के लिए, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, घायल हुआ है, लोग देखेगा तब तो। कभी कभी क्या होता था पहले के जमाने में, एक्सीडेंट हो गया, पहाड़ से गिरा हुआ, पता ही नहीं चल रहा है कब, 2 दिन के बाद पता चल रहा है नीचे में सब फैले हुए हैं लेट के, तो वैसा होता था। तो वहां पे प्रशासनिक व्यवस्था और गांव के कुछ लोगों को वहां पे रहने मतलब या घूमने फिरने से काटने उठने के लिए कोई लोग जाते हैं या घूमने उमने गए, ये चीज होना चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था मेन है, प्रशासनिक व्यवस्था वहां पे होना चाहिए पहाड़ी क्षेत्रों में। आगे बात करते हैं रेल दुर्घटना की। तो देखिए रेल परिवहन से जुड़ी हुई दुर्घटनाएं भी कई प्रकार की होती हैं। रेल यात्रा के समय गाड़ी में ज्वलनशील पदार्थों को लेकर नहीं चलना चाहिए, जैसे आपका हो गया गैस, पेट्रोल, तेल, डीजल, पटाखे इत्यादि।
मानवीय भूल से यदि बीड़ी, सिगरेट या आग का कोई तिनका इन पदार्थों के संपर्क में आता है तब ट्रेन में आग लगने की संभावना रहती है और ये बहुत बड़ी आपदा का रूप ले सकती है। ऐसे टक्कर हो जाना ये भी हो जाता है, या रेल की पटरी से रेल का उतर जाना ये भी एक बृहद घटना ही है। तो ये सब आपके आते हैं बृहद स्तरीय आपदाओं में। ठीक है, चलिए अगला आपदा देखते हैं। आगे बात करते हैं गेट पार स्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक है। गेट पार करने के लिए रेलवे फाटक हो गया, उसको पार करने के लिए कुछ शर्तें हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए, रक्षित संपात फाटकों पर गेट लैंप लगे रहते हैं। ठीक है, जो भी आपके फाटक है वहां पे लैंप लगे रहते हैं, लाइट लगी रहती है। रात में अगर लाल बत्ती दिखाई पड़ रही है तो इसका मतलब समझिए संपार जो है आपका फाटक जो है रेलवे फाटक वो बंद है। अगर सफेद बत्ती दिखाई पड़ रही है तो समझो गेट खुला है। समझ के बात, लाल जल रहा है तो इसका मतलब गेट बंद है, सफेद दिखाई दे रहा है इसका मतलब गेट खुला है। और दिन के समय तो आप लोग अपनी आंखों से देख ही सकते हैं भाई गेट बंद है या खुला। तो वही बात है, दिन के समय तो गेट खुला है या बंद, वह तो खुद देखने से पता चल जाएगा। दूसरा नंबर कहता है जिस गेट पर गेटमैन चौकीदार है तथा गेट बंद होने पर भी अगर उसे पार करने का प्रयास किया जाता है तो उसे 3 साल तक जेल की सजा भी हो सकती है। यानी अगर गेट पर फाटक के पास चौकीदार है और आप उसको देख के अगर आप रेलवे फाटक पार करते हैं तो आपको 3 साल की सजा भी हो सकती है, पर ये बिहार में अनिवार्य नहीं है, बिहार में खुले आम होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा, गांवों तथा शहरों में बहुत सारे विद्यालयों में रेलवे लाइन के निकट होते हैं। ये बात सही है, बहुत सारे स्कूल है गांव में, शहरों में जो विद्यालय जो है, बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो रेलवे लाइन के आसपास होते हैं। तो शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों को रेलवे लाइन पार करने के नियमों की पूरी जानकारी दे। मतलब बच्चे को पूरा ज्ञान होना चाहिए, सही ज्ञान होना चाहिए कि रेलवे लाइन को कैसे पार करना है, देखना है भैया। जैसे हम लोग देखते हैं गेट लगा है तो रुक जाना चाहिए, गेट उठा है तब आर पार, वो भी उस समय ये देखना चाहिए अपने सामने आगे पीछे की ट्रेन भी आ रहा है पटरी के पास, तब आपको पार करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि मान लीजिए कहीं टेक्निकल इशू के चलते अगर फाटक खुलना और बंद होना रुक गया तब आप क्या कीजिएगा। तो इस वजह से हमेशा अपने आंखों को, अपने कानों को चौकन्ना रख के ही रेलवे फाटक पार करें ताकि दुर्घटना से आप लोग बच सके। चलिए आगे है वायु दुर्घटना। तो वायु मार्ग भी परिवहन का एक प्रमुख साधन है। ठीक है, वायु मार्ग की यात्रा में काफी कम समय लगता है, पर हवाई जहाज की यात्रा कई कारकों पर निर्भर करते हैं। हवाई जहाज जो आपका चलता है ये बहुत सारे कारकों पर निर्भर करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं मौसम की। देखिए, अगर उस क्षेत्र में कुहासा फैला हुआ है, ठीक है, तो विमान को जमीन उतरने में काफी कठिनाई होगी, जिससे दुर्घटना की संभावना रहती है। भारत के महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने की आकस्मिक जो मृत्यु है वो इसी प्रकार की वायु दुर्घटना से हुई थी। मतलब कुहासा बहुत ज्यादा लग गया था और लैंड होते होते इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, होमी जहांगीर भाभा जी की। किसके कारण? मौसम के कारण वायु दुर्घटना हुई। तो ये कारक है, बहुत 4-5 कारक है, उसके कारण वायु दुर्घटना भी होती है। चलिए अगले कारक को देखते हैं। दूसरा नंबर है तकनीकी समस्या। तो हवाई जहाज में कभी कभी गड़बड़ी आने से विस्फोट की संभावना रहती है, जो बड़े हादसे का रूप ले लेती है तकनीकी समस्या के कारण, टेक्निकल इशू के कारण। तीसरा आपका तूफान। हवाई जहाज के उड़ने से तूफान बाधक होता है। हवाई जहाज के उड़ते समय अगर तूफान आ गया तो उसका बाधक होता है, यानी बाधा उत्पन्न कर सकता है, उसके उड़ने में वो बाधा उत्पन्न कर सकता है, जिससे दुर्घटना की आशंका रहती है। चौथा आपका अपहरण तथा हाईजैकिंग। तो ये ज्यादातर किसके द्वारा होता है? हाईजैक, आतंकवादियों के द्वारा। आतंकवादी अपनी बात मनवाने के लिए विमान को क्या करते हैं? अपहरण कर लेते हैं। पांचवा है बम से आक्रमण। ठीक है, बम से भी आक्रमण होता है। विमान में बम से आक्रमण होने पर दुर्घटनाएं होती है, जिससे कई लोगों की जानें चली जाती है। एयर इंडिया के जो कनिष्क विमान है उसको आसमान में ही बम से उड़ा दिया गया था। एयर इंडिया का जो कनिष्क विमान है उसको आसमान में ही बम से उड़ा दिया गया था। तो ये था आप लोग का क्या कहते हैं, आप लोग का क्या था, वायु दुर्घटना। ठीक है, ये आपका वायु दुर्घटना था। आगे चलते हैं हम लोग। कहता है विद्यालय स्तरीय आपदा प्रबंधन की जानकारी। विद्यालय के स्तर पे आपदा प्रबंधन की जानकारी कैसे दिया जाए, वो सब के बारे में बात होगा। देखिए, सभी विद्यार्थी सड़क मार्ग से, बस द्वारा या पैदल प्रतिदिन विद्यालय आते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो बस से भी आते हैं, पैदल भी आते हैं, साइकिल से भी आते हैं। ठीक है, अतः विद्यालय स्तर पर आवश्यक है कि बच्चे को परिवहन से संबंधित संभावित दुर्घटना के कारणों और उससे बचाव की जानकारी दे। यानी वाहन के दुर्घटना आने जाने में उनको सही दिशा निर्देश किया जाए
कि भैया आप सड़क से आते हैं तो सड़क का नियम क्या होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, इस सब का भी जानकारी बच्चे को देना चाहिए ताकि वो दुर्घटना से पहले बच सके, दुर्घटना ग्रस्त ना हो सके। ठीक है, सप्ताह में 1 घंटे इस प्रकार से रूटीन रखा जाए कि बच्चे को आपदा प्रबंधन के अध्ययन का मौका मिले। यानी इस सप्ताह में एक रूटीन स्कूल में या कोचिंग में कहीं पर भी ऑल ऑफ कहीं ये जानकारी देना चाहिए बच्चे को, चलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, इसके लिए एक पीरियड होना चाहिए कि बच्चे को इसके बारे में बताया जाए, साथ ही साथ आपदा के बारे में भी बताना चाहिए। ठीक है, तो निम्नलिखित जानकारी दी जानी चाहिए जो आपके किताब से है। अब इसके बाद उस जानकारी को देख लेते हैं। आगे अब नियमों को देखते हैं। तो देखिए, सड़क मार्ग पर सदैव कैसे चलना चाहिए, बाएं चलना चाहिए। यदि सड़क पार करना हो तो हरी बत्ती जलने पर जेब्रा क्रॉसिंग के पास से ही सड़क पार करें। जेब्रा क्रॉसिंग आपने देखा होगा, रोड पर व्हाइट लाइन होती है, वो इसका मतलब होता है कि भैया वहां से आदमी जा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है इधर से उधर। उसके बाद विद्यालय बस का चालक प्रशिक्षित होना चाहिए और बच्चे को स्पष्ट हिदायत देते रहना चाहिए कि गाड़ी रुकने पर ही वह उतरे। ठीक है, और उसमें चढ़े। गाड़ी में बैठने के बाद बच्चे शरीर का कोई भी अंग खिड़की से बाहर ना निकालें। बस में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए और साथ ही चालक को इसकी जानकारी भी होनी चाहिए कि भाई थोड़ा मोड़ा फर्स्ट एड का काम वो जानता हो। आगे विद्यालय में बच्चे को यह बताना चाहिए कि जलने की स्थिति में तुरंत उस पर ठंडा जल डाला जाए। यदि उपलब्ध हो तो बर्फ के टुकड़े को भी जले हुए अंग पर रखना चाहिए, उससे ठंडक महसूस होती है। आगे है, बच्चे को यह जानकारी भी देनी चाहिए कि जलने की स्थिति में कंबल से भी ढक देना चाहिए। यानी देखिए, जलने का तो बहुत सारा सिस्टम है। अब मान लीजिए लकड़ी जल रहा है, ठीक है, लकड़ी से आग लगी है या माचिस से आग लगी है, तो उसमें क्या करें, पानी डालिएगा चलेगा। अगर बिजली से आग लगी हो तो उसमें क्या डालना चाहिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो देखते हैं बोतल में बंद रहता है बैंक उंक में, उस चीज को डालना चाहिए। या तो जैसे गैस से आग लगी तो कंबल से ढक दीजिए, ऑक्सीजन की कमी होगी, आप आग अपने आप बुझ जाएगी। आगे बात करते हैं घर में आग की रोकथाम के उपाय। तो प्रत्येक घर में अग्निशामक यंत्र रखें और इसे इस्तेमाल करने के लिए घर के प्रत्येक व्यक्ति को प्रशिक्षित करें, यानी सभी को बताएं इसका उपयोग कैसे करना है। अगला, घर से बाहर जाते समय बिजली के सभी उपकरणों को क्या कर दें, बंद कर दे। जो भी उपकरण चालू है, पंखा, टीवी, स्विच, सबका स्विच क्या कर दे, बंद कर दे, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं इसके उपाय। तीसरा, खाना बनाने के पश्चात गैस की नोब को क्या कर दे, बंद कर दे। एक ही सॉकेट में बहुत सारे उपकरण को ना लगाए, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उसके बाद बिजली के कारण आग लगने पर पानी का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि पानी डालने पे करंट लग सकता है। बच्चे के हाथ में माचिस कभी ना दे तथा घर के भीतर बीड़ी सिगरेट किसी को पीने ना दे। ये कुछ उपाय थे थोड़े से। आगे बात करते हैं सांप्रदायिक दंगे और आतंकवादी हमले, इसके बारे में जान लेते हैं। तो आजादी के बाद महात्मा गांधी का यह नारा हर लोग के जुबान पर था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। ठीक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत माता की जय जयकार हुई थी और सबों ने मिलकर तिरंगा के नीचे जीने मरने की कसम खाई थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए ना जाने कितने लोग शहीद हो गए। लेकिन कुछ वर्षों से सांप्रदायिक दंगे और आतंकवादी की घटनाएं में तेजी आई है। इसमें मरने वालों की संख्या प्राकृतिक आपदा से भी अधिक होती जा रही है। हम सब भाई भाई हैं, तब भी आतंकवादी भाई भाई को ही मार रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके पॉइंट। आगे देखिए, आतंकवाद जो है ये मानव जनित वह आपदा है जो हिंसात्मक मार्ग से राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति चाहता है। ठीक है, और यह राजनीति से प्रेरित हिंसा होती है। इसका एकमात्र उद्देश्य वर्तमान शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकना है। विश्व के अधिकतर बड़े आतंकवादी संगठन राजनीतिक सीमा के अंतर्गत नहीं कार्य करते हैं, वह एक से अधिक क्षेत्रों में कार्य करते हैं। अलकायदा विश्वव्यापी आतंकवादी संगठन का रूप ले चुका है। जो अलकायदा है वो विश्वव्यापी, यानी पूरे वर्ल्ड में इसने अपना सिस्टम बना के रख रखा है। ठीक है, आगे है, संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर 2001 को वायुयान की मदद से किया गया आतंकवादी हमला उनकी क्रूरता और कठोरता का चरम स्वरूप है। इसमें सैकड़ों लोग अपना जीवन गंवा बैठे हैं। यानी अलकायदा के थ्रू संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पे भी 11 सितंबर 2001 को वायुयान की मदद से उनकी क्रूरता, यानी भैया क्या किया उन्होंने उसका तो पता नहीं, पर उनकी क्रूरता और मतलब कठोरता जितना उन्होंने किया लोगों के साथ, और सैकड़ों लोगों को उन्होंने मार डाला। इससे ये पता चलता है कि भैया ये जो है आतंकवाद कितने खतरनाक। ठीक है, उसके बाद भारत में भी जम्मू कश्मीर राज्य में शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब आतंकवादी अपनी हरकतों से बाज आते हैं। मतलब हर दिन वहां आतंकवादी
अपने तानाशाह के साथ काम करते रहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आतंकवादियों द्वारा बमों का विस्फोट तथा गोली चलाने की घटना अधिकांशतः सड़कों पर देखी जाएगी, मुख्य बाजारों पर, जहां भीड़ भाड़ इलाका है, सीधा समझिए वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा। सार्वजनिक तथा सामुदायिक स्थल, रेलवे स्टेशन हो जाए या आपका बस स्टैंड, इस पे किया जाता है इनके द्वारा बम विस्फोट या गोली चलाना होता है। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या आतंकवादियों द्वारा ही की गई थी। ठीक है, तो देखिए आतंकवाद कितना बड़ा सिस्टम है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए कहता है सांप्रदायिक दंगे और आतंकवाद से उत्पन्न हिंसा, सामुदायिक दंगों तथा आतंकवाद पर नियंत्रण अति आवश्यक है। यानी ये जो दंगा फंगा आतंकवाद है, इस पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है। चलिए आगे बात करते हैं आतंकवादी आपदा से बचाव के उपाय। तो कहता है यदि किसी क्षेत्र में सूटकेस, संदूक या थैला रखा हुआ दिखाई दे तो इसकी सूचना पुलिस को तुरंत दी जानी चाहिए। यदि आपको किसी व्यक्ति की गतिविधि पर शक हो तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। यदि आप पुलिस तक नहीं जा सकते हैं तो अपने शिक्षक या अभिभावक या आसपास जो भी हो उनको आप उस सूचना को दें। सरकार द्वारा आतंकवाद के जाल में फंसे हुए लड़कों को यह आश्वासन देना चाहिए कि यदि वह हिंसा का मार्ग त्याग कर आम लोगों के साथ जीना प्रारंभ करते हैं तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि क्षमा दान के साथ साथ रोजगार के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। भैया आप आतंकवाद को छोड़िए, आम नागरिक की तरह जीवन को जिए। आगे है भारत 102 करोड़ लोगों का देश है। भारत 102 करोड़ लोगों का देश है। हम सब मिलकर सांप्रदायिक और आतंकवादी तत्वों को निष्प्रभावी बना सकते हैं। अगर हम लोग चाहें तो इसको खत्म भी कर सकते हैं, हम लोग चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। सब काम जनता के हाथ में, तथा हम सब मिलकर एक अच्छे भारत का निर्माण भी कर सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर, ये हो गया आपका चैप्टर का डी एंड। चलिए साथ ही साथ इसका प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं हम लोग। बात करते हैं अभ्यास प्रश्न के साथ। चैप्टर आप लोगों ने देख लिया, साथ ही साथ अभ्यास भी देख लेते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो क्वेश्चन आंसर में। कहता है सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में रखा जाता है। सामान्य आपदाओं यानी नॉर्मल आपका जो आपदा है उसको कितने में रखा गया, 1 2 3 4। ठीक है, आपको बताना कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। आपदाओं को 2 वर्गों में रखा जाता है। कितने वर्गों में, 2 वर्गों में। ठीक है, आगे है तीव्र ज्वार का कारण क्या है, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने और याद भी होगा। जीवाणु है, विषाणु है, फंगस है, इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए किसके कारण हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका तीव्र ज्वार जीवाणु के कारण। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। ठीक है, आगे है नगरों में सड़क कहां से पार करनी चाहिए। जहां जेब्रा का चिन्ह नहीं बना हो, जहां जेब्रा का चिन्ह बना हो, अपनी स्वेच्छा के अनुसार, इनमें से कोई नहीं। भाई अपनी स्वेच्छा के अनुसार जाओगे तो गाड़ी आएगा, आप ऊपर नजर आओगे, गाड़ी नीचे से चली जाएगी, है ना। तो जहां जेब्रा चिन्ह बना हो वहीं से आपको सड़क पार करनी चाहिए। आगे पैदल चलते समय सड़क पर चलना आदर्श है। किस तरफ से चलना चाहिए, अगर आप बोल के चल रहे हैं दाएं तरफ, बीच से, बाएं से कि स्वेच्छा से, किस तरफ से चलिएगा आप लोग। तो क्या हो जाएगा, बाएं की दाएं, 2 ही ऑप्शन है आपके पास, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका बाएं तरफ, क्योंकि बीच से तो आप चलिएगा नहीं और स्वेच्छा से चल नहीं सकते हैं, तो हमेशा बाएं तरफ से चलना है। ठीक है, आगे है रेल यात्रा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रेल फाटकों को पार करते समय दाएं बाएं नहीं देखना चाहिए, अति उत्तम, सीधा ऊपर में भगवान से भेंट हो जाएगा आप लोग का। ख नंबर, रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जाना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। आगे है बच्चों को रेलवे लाइन पार करने के लिए नियमों की जानकारी नहीं होनी चाहिए, अति उत्तम, ताकि बच्चा भी सुहा हो जाए। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन नंबर ख है आपका, रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ नहीं लेके जाना चाहिए। बाकी सब नेगेटिव है, तो भैया पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव सटेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की देख लेते हैं। बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो कहता है हवाई यात्रा करते समय सुरक्षा के कौन से नियम ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले सुरक्षा संबंधी नियमों को ध्यान से पढ़े तथा उसका क्या करें, पालन करें। सीट पर सीट बेल्ट बांध कर बैठे। आपातकालीन द्वार के बारे में, ठीक है, आपातकालीन द्वार होगा यहाँ, ठीक है, के बारे में जानकारी रखें कि आपातकालीन द्वार कैसे खुलता है और कैसे उससे बाहर निष्कासन होगा। विमान में चढ़ने से पूर्व यात्रियों के सामानों की जांच आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों से करनी चाहिए। तो ये था पहला क्वेश्चन। अगला है रेलवे फाटक पार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी फाटक पार करें तो रेलवे लाइन के दोनों तरफ देखना चाहिए कि भाई कोई इंजन तो नहीं आ रहा। ठीक है, फाटकों को पर गेट लैंप लगे होते हैं। रात्रि में लाल बत्ती दिखने का मतलब है कि फाटक बंद है और हरी बत्ती का मतलब है फाटक खुला है। तीसरा है गेट बंद होने पर उसे पार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है,
चलिए प्रश्न 3 की बात करते हैं। तो सड़क यात्रा के दौरान किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना चाहिए? हमें हमेशा सड़क की बाईं ओर चलना चाहिए, ठीक है, और सड़क पार करने के लिए हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे 4 नंबर प्रश्न है, आग से उत्पन्न आपदा क्या है? तो देखिए, मानवीय भूल चूक से आग लगने से जब जान माल की क्षति होती है तो उसे आग से उत्पन्न आपदा कहते हैं। अगला है, सांप्रदायिक दंगों से बचाव के किन्हीं 3 उपायों का वर्णन करें। तो देखिए, सांप्रदायिक दंगों से बचाव के लिए यह आवश्यक है कि हम ना तो अफवाह फैलाएं ना ही उन पर ध्यान दें। सबसे पहला काम, ना अफवाह उड़ाएं ना उन पर ध्यान दें। दूसरा, अफवाहों की सूचना सर्वप्रथम निकटतम पुलिस स्टेशन को दे। और तीसरा, सांप्रदायिक दंगों से संलिप्त लोगों को पनाह ना दे। अगर आपको शक हो रहा है कि भैया ये लग रहा है हमको शक्की इंसान है या इस पे शक हो रहा है, उसको पनाह ना दे, उसको पुलिस के हिरासत में दे दे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 6, आतंकवादी आपदा से बचाव के किन्हीं 3 उपायों का वर्णन करें। यदि अचानक कोई लवारिस, आंसर की बात करें तो यदि अचानक कोई लवारिस वस्तु आपको जैसे गठरी, सूटकेस आदि कहीं मिल जाए तो उसे छुए ना, निकटतम पुलिस स्टेशन पर उसकी सूचना दे। दूसरा, अपने मकान में किराएदार रखने से पहले उसकी सही शिनाख्त कर ले, भाई बंदा सही है कि नहीं है। फोटोग्राफ पुलिस स्टेशन में जरूर जमा करा दे, ठीक है। तीसरा है, किसी व्यक्ति की संदिग्ध गतिविधियों पर शक हो तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। अगर आपको किसी भी व्यक्ति पर शक हो रहा है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। चलिए, ये हो गया आपका लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म। बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, आग से उत्पन्न आपदा के अंतर्गत आग लगने के कारणों तथा रोकथाम के उपायों का वर्णन करें। दोनों चीज पूछ रहा है, तो पहले कारण देख लेते हैं, उसके बाद रोकथाम देखेंगे। तो पहला कारण है, पानी या भोज्य सामग्री गर्म करने वाले उपकरणों से। इलेक्ट्रिक आजकल बहुत आ गया तो उससे हम गर्म करते हैं, अगर ध्यान इधर उधर हुआ तो आग लगने की समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। और आगे का इसका देख लेते हैं, तो इसको आप उतार लीजिए। अगला देखते हैं पॉइंट। पॉइंट है, गैस या स्टोव पर अगर खाना पकाते हैं उस समय गैस या तेल का रिसाव हो जाना, उससे भी आग पकड़ सकता है। बिजली वायरिंग में विद्युत भार से अधिक आपूर्ति होने से, ठीक है। अगला है, ज्वलनशील पदार्थों का इधर उधर फेंकने से, उससे भी आग लग जाता है। अब इसके रोकथाम के उपाय को देख लेते हैं। तो घर के भीतर ज्वलनशील पदार्थ को ना रखे, जो ज्वलनशील आपको बुझाता है उसको ना रखे। खाना बनाने के पश्चात गैस के नोब को बंद करना ना भूले, मतलब बंद कर दें, ठीक है। घर के भीतर हमेशा अग्निशामक यंत्र रखना चाहिए तथा प्रत्येक व्यक्ति को इसकी प्रशिक्षण यानी इसकी शिक्षा होनी चाहिए कि भैया इसका यूज कैसे होता है, ठीक है, अग्निशामक का। आगे बात करते हैं, आग लगने पर दमकल विभाग को बुलाना चाहिए, ठीक है। अगर आग लग गया तो दमकल विभाग को बुलाना चाहिए और बिजली के कारण आग लगने पर पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न 2, आतंकवाद क्या है? इसके बचाव के उपायों के विस्तृत उपायों की व्याख्या करें। तो देखिए, आतंकवाद क्या, मानव जनित आपदा है जो हिंसात्मक मार्ग से राजनीतिक उद्देश्यों की क्या चाहता है, पूर्ति चाहता है। यह राजनीतिक से प्रेरित हिंसा होती है तथा इसका एकमात्र उद्देश्य वर्तमान शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंक कर अपनी बात मनवाना होता है। आतंकवाद से बचाव के उपाय अगर हम देखें तो बच्चों को आतंकवाद से जुड़ी समस्याओं की जानकारी देना चाहिए। आतंकवाद क्या उसके बारे में उसको सही ज्ञान होना चाहिए, सही दिशा निर्देश होना चाहिए। किसी संदिग्ध व्यक्ति की अगर गतिविधि की जानकारी अगर आपको लग रहा है कि भैया उस व्यक्ति पे मुझे शक है, उसकी जानकारी तुरंत आप पुलिस को दें, ठीक है। चलिए, इसका और पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट, यदि किसी क्षेत्र में कोई लवारिस सूटकेस आपको मिल जाए या संदूक या थैला रखा दिखाई दे तो इसकी सूचना पुलिस को दे देनी चाहिए। अपने मकान में किराएदार रखने पर उसकी सही शिनाख्त तथा फोटोग्राफ पुलिस को दे देनी चाहिए। मतलब भैया कोई भी आपके घर में आता है तो उसकी बढ़िया से आप देख लीजिए क्या बंदा सही है कि नहीं है, और उसका एक फोटोग्राफ, आधार कार्ड आप लोग को थाने में जमा कर देना चाहिए। अगला है, विद्यालय स्तरीय आपदा प्रबंधन की जानकारी का वर्णन करें। तो सबसे पहले की बात करें तो सड़क मार्ग पर सदैव बाईं ओर चलें। जितने विद्यार्थी हैं उनको ये बात बताना चाहिए कि हमेशा सड़क मार्ग पर बाईं तरफ चलना चाहिए। सड़क पर चलने के लिए हरी बत्ती में जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें। 3 बत्ती होता है, एक लाल होता है, एक येलो होता है और एक ग्रीन होता है। अगर आप गाड़ी से हैं तो रेड का मतलब रुक जाइए, येलो का मतलब भैया आप गतिमान हो जाइए, और हरे के मतलब आप खुलना शुरू कर दीजिए, मतलब खुल जाइए। वही चीज है, तो जब भी आप सड़क पार करें तो हरी बत्ती अगर जल रही है जेब्रा क्रॉसिंग से ही आपको पार करना है, लाल बत्ती जल रही है तो रुक जाना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, विद्यालय बस का चालक प्रशिक्षित होना चाहिए। विद्यालय में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला, गाड़ी में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए तथा ड्राइवर को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि भैया अगर किसी को कुछ हो जाए तो उसको फर्स्ट एड की जानकारी होना चाहिए, कैसे मलहम पट्टी किया जाए। और गाड़ी में बैठने के बाद शरीर का कोई भी अंग बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स है जो बच्चे को बताना है, और भी डिटेल में आपने उसमें देख ही लिया। चलिए, इसका लास्ट क्वेश्चन बचा 4, उसको भी देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है लघु स्तरीय आपदाओं के कारण उनसे बचाव का विस्तृत वर्णन करें। तो देखिए, लघु स्तरीय आपदाएं मुख्यतः खान पान और जीवन शैली को स्वस्थ रूप से संचालित ना करने पे होता है, सही से खान पीन से नहीं होता है। इसके होने का प्रमुख कारण सामाजिक जागरूकता की कमी तथा स्वास्थ्य सेवाओं में जागरूकता की कमी है। यानी पता नहीं है भैया सही से खाना कैसे है, कितना खाना है, कैसे क्या करना है, ठीक है, उसकी कमी है। इसके अंतर्गत कुपाचन आपको देखने के लिए मिल जाता है, केदस्त, हैजा, फ्लैग महामारी, कालाजार, मलेरिया तथा तीव्र ज्वर जैसी संक्रामक बीमारियां आती हैं। यह मुख्य रूप से गरीब परिवारों में होती है क्योंकि उन्हें साफ सफाई की पूरी जानकारी नहीं होती है। उदाहरण के लिए केदस्त तथा कुपाचन होने पर, जैसे मान लीजिए बीमारी हो गई, अब इस पे एक उदाहरण लिया जा रहा है कि कैसे मान लीजिए अगर केदस्त हो रहा है, कुपाचन हो रहा है, तो उसका निवारण कैसे करें। तो नमक तथा चीनी का घोल देना चाहिए, नींबू चूसना चाहिए, दांत के नीचे लौंग दबाना चाहिए। इस प्रकार से पारिवारिक प्रबंधन से जल्दी लाभ मिलता है लघु आपदाओं से, ठीक है। बचाव और दोनों चीज आपने देख लिया। तो ये हो गया चैप्टर का डी एंड। वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो से। जय हिंद, जय भारत।